इन दिनों विपक्षी नेताओं को लगातार आपने कहते सुना होगा कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं। अब मोदी सरकार उतनी ताकतवर नहीं रही। नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी तो 4 जून के बाद लगभग हर चुनावी मंच पर यही बोल रहे हैं कि उन्होंने 99 सीटें लाकर मोदी का कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया है, मोदी सरकार को कमजोर कर दिया है। राहुल गांधी चटखारे लेकर कहते आपने उनको सुना होगा कि अब मोदी जी उतने ताकतवर नहीं रहे, ना ही सरकार में अब वो दम है। मोदी के 56 इंच वाले बयान का मजाक भी उड़ाते आपने सुना होगा। लेकिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई जिसमें साबित हो गया है कि जिस मोदी सरकार को विपक्ष कमजोर बता रहा है, उसी मोदी सरकार में हिंदुस्तान एशिया की तीसरी महाशक्ति बन गया है, वो भी रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पछाड़ते हुए। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक और रिसर्च एजेंसी लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया की नई पावर रैंकिंग जारी की। एशिया के प्रभावशाली 27 देशों की स्टडी करके ये नई रैंकिंग जारी की गई है। कौन सा देश कितना पावरफुल है, ये जानने के लिए उस देश की आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, भविष्य के संसाधन, आर्थिक संबंध, डिफेंस नेटवर्क, कूटनीतिक ताकत और सांस्कृतिक प्रभाव वगैरह को बहुत बारीकी से परखा गया और फिर रिजल्ट तैयार किया गया। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि अमेरिका को एशिया के सबसे पावरफुल देशों के तौर पर दिखाया गया है, क्योंकि एशिया में उसका कूटनीतिक प्रभाव है। भले हुए एशिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन एशिया में उसका कूटनीतिक प्रभाव इतना जबरदस्त है, इतना डिफेंस का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इस रैंकिंग में वो पहले नंबर पर है। और इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है हिंदुस्तान, चौथे नंबर पर जापान और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। आपको हम रैंकिंग का पूरा हिसाब यहां ग्राफिक्स वॉल पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके और हमारे मन में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब जान लेते हैं कि आखिरकार पावर को आम भाषा में कैसे समझा जाए। अगर हम कहते हैं कि पावरफुल है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने पावर की रैंकिंग बनाई तो इसका आधार क्या होगा, यह हमने आपको पहले ब्रीफ में बताने की कोशिश की। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये पावर होता क्या है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बारे में क्या कहता है, पावर के बारे में जब हमने पूछा तो क्या जवाब मिला, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पावर का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य। अब ये शक्ति और सामर्थ्य विभिन्न संदर्भों में यानी कि अलग अलग मामले में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे राजनीति के मामले में पावर का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति या समूह या किसी देश की नियंत्रण या प्रभाव डालने की क्षमता, कि वो देश कितना नियंत्रण कर सकता है बाकी देशों पे और बाकी देशों पर कितना प्रभाव डाल सकता है, उसकी क्या क्षमता है, उस हिसाब से उसका पावर तय होता है और उस हिसाब से उसकी रैंकिंग तय होती है। अब आपको हम इस पूरी रैंकिंग, जो पावर की रैंकिंग है, पावरफुल देशों की रैंकिंग है, जरा उसको आपको दिखाते हैं कि उस रैंकिंग में क्या क्या बताया गया है। तो देखिए, कुछ इस तरीके का एक से दिखाया गया है कि भले अमेरिका जो है वो आप देख रहे हैं कि एशिया के देशों से अलग है, लेकिन एशिया में इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि पावरफुल देशों की रैंकिंग में एशिया में भी अमेरिका नंबर 1 है। लेकिन अब आइए एशिया, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी उसका हिस्सा नहीं है एशिया का, लेकिन उसको भी इसलिए यहां रखा गया है क्योंकि एशियाई देशों में या इस पूरे रीजन में जिन देशों के पास प्रभाव डालने की क्षमता है, जिन देशों के पास आसपास के संसाधनों और देशों पर नियंत्रण करने की क्षमता है, उसके आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। और उसके हिसाब से आप जो देख रहे हैं CN, ये चाइना का कोड है, चाइना नंबर 2 पे है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और ये है इंडिया, तीसरे नंबर पर इंडिया है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आप देखेंगे कि जापान है और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पावर रैंकिंग में कुछ इस तरीके का एक वेव दिखता है। और इसमें फिर बाकी देश भी हैं, उसमें रसिया और ताइवान वगैरह बाकी सारे देश हैं। सिंगापुर छोटा होने के बावजूद भी उसको रखा गया है। तो जरा रसिया की रैंकिंग दिखाइए, 6ठे नंबर पर रसिया है। और ये दिखाइए, ये देश, इस देश के बारे में देखिए कि ये सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है, इतना छोटा कि नक्शे में अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको इसे लोकेट करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन रैंकिंग आप देखिए इसकी, 8वें नंबर पर इसकी रैंकिंग आती है।
तो ये इस तरीके से कि छोटा आकार में छोटा और बड़ा होने का मामला नहीं है। मामला ये है कि उसके पास संसाधन कितने हैं और जो संसाधन है उसके हिसाब से वो अपने आसपास के देशों पे और इस पूरे एशियाई महाद्वीप में वो किस तरीके से बाकी देशों पे प्रभाव डाल सकता है और किस तरीके से उनको प्रभावित कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, उसके आधार पर ये बातें होती है। अब जरा इंडिया के बारे में जरा देखते हैं कि इंडिया अगर आज दिख रहा है आपको तीसरे नंबर पे, तो आखिर उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख करके रैंकिंग तैयार की गई। और वैसे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसके, यानी कि बहुत सारे हिस्से हैं, मापदंड हैं जिसके आधार पर भारत की ताकत को आंका गया है। लेकिन उसमें एक जो मापदंड है, एक जो पैरामीटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बरबस आपका ध्यान खींचती है, वो है फ्यूचर रिसोर्सेज। और फ्यूचर रिसोर्सेज में भी एक खास तरीके से जो दिखाया गया है इसमें, जरा एक बार दिखाइए कि फ्यूचर रिसोर्सेज का मतलब क्या है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं उस पर भारत की रैंकिंग किस किस तरीके से दिखाई देती है। तो अब उसके हिसाब से क्या दिखता है कि अभी तो 2024 का भारत आप जहां देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर रिसोर्सेज के आधार पर, यानी कि अभी जो आपके पास संसाधन है, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो आने वाले कुछ सालों में हम कहां होंगे, उसके बारे में उस पर बात की गई है। और उसमें क्या कहा गया है कि आर्थिक संसाधन के मामले में 2035 में भारत तीसरे नंबर पर होगा। हालांकि 2000 भारत ये मानता है कि अगले कुछ ही सालों में वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। हो सकता है कि 27-28 तक ही, या बहुत तो बहुत 30 तक ही वो आर्थिक मामलों में वो तीसरे नंबर पर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सैन्य संसाधन के मामले में इस सर्वे का मानना है कि सैन्य संसाधन के मामले में, यानी कि मिलिट्री पावर के मामले में 2035 तक भारत को इंतजार करना पड़ेगा तीसरे नंबर पर आने के लिए एशिया में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डेमोग्राफिक संसाधन, वो है 2050 तक के बारे में बताया गया है कि 2050 तक भारत डेमोग्राफिक, यानी कि जो जनसांख्यिकी संसाधन है वो क्या है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, वो उसमें पहले नंबर पर होगा भारत। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो आपके, जिसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में जानते हैं, यानी कि आपके पास युवाओं की संख्या, उनकी दक्षता, उनकी स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटी वो इतनी ज्यादा होगी कि आप एशिया में पहले नंबर पर होंगे। और यही चीज आपको दुनिया में एक तरीके से सबसे अग्रणी देशों की कतार में खड़ा कर देगा। तो ये बात दिखती है इस रैंकिंग में कि अपने देश का भविष्य उज्जवल है। यहाँ के युवा आज स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान को 2050 तक नंबर 1 बना सकते हैं। ये हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर है। लेकिन दूसरी तरफ विदेश में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया, देश को कमजोर कर दिया, युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग नहीं मिल रही। लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं। आज अगर तरक्की के लिए विकास का काम नहीं हो रहा होता तो इस रैंकिंग में हम जापान को पीछे कैसे छोड़ देते, कैसे उससे आगे निकल जाते हम ऑस्ट्रेलिया से। हम आगे निकले हैं, यही हकीकत है। और भारत की इस बदलती तस्वीर को हर किसी को स्वीकार करने की जरूरत है। सियासी मतभेद को भुलाकर यह बात समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए उसमें उसे योगदान करने की जरूरत है सबको। पावर वाली इस रैंकिंग का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। अगर देश पावरफुल हो रहा है और हम और आप पावरफुल नहीं महसूस कर रहे हो तो उस रैंकिंग का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले समझिए कि आज हिंदुस्तान का आम नागरिक भारत की बढ़ती ताकत के साथ कैसे कैसे ताकतवर हो रहा है, उसके हाथ में कौन कौन सी ताकत आ रही है। तो जैसा कि आप सब लोग, इसमें से मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, शिक्षा और कौशल विकास को लेकर के बहुत काम हुआ पिछले दिनों और उसमें बहुत सारी सरकारी योजनाएं इस तरीके से चलाई गई जिससे कि युवाओं को उनको स्किल किया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के लिए लायक बनाया जा सके, उसके लिए काम हो रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल इंडिया का जो मिशन है, आपको पता ही होगा कि उसके जरिए किस तरीके से बदलाव आया है। आज की तारीख में ऑनलाइन क्रांति जो आपको दिख रही है अपने आसपास, वो इसी का नतीजा है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि बहुत तरह के इस तरह के लोन मिल रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, उसके जरिए नौजवानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें रोजगार की कतार में खड़े करने की बजाय रोजगार जनरेट करने वाला, रोजगार के मौके पैदा करने वाले लोगों के तौर पे उनको बनाया जाए। ये तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हो रहा है और बाकी आप देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया से लेकर और भारत को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं।
और ये सारे के सारे अभियान पीएम मोदी के कार्यकाल में इस पर ज्यादा तेजी आई है। पिछले 10 सालों में शुरू किए गए हैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, जिसका कि नाम हमने आपको पहले बताया। तो इस सब की वजह से भारत का आम आदमी भी ताकतवर महसूस कर रहा है। पावर का हिसाब किताब समझना सिर्फ आपकी आबादी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इसे और तरीके से अगर समझना हो तो यह भी आप समझिए कि आपके देश की जो लीडरशिप है वो कितनी मजबूत है और वो अपनी चुनौतियों से कैसे निपटता है। तो इसमें एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि आज का हिंदुस्तान अपनी चुनौतियों को से कैसे निपट रहा है। कैसे एक साथ दो दुश्मन देशों को दोस्त की तरह के तौर पे उनसे संबंध रख रहा है। रूस और अमेरिका दोनों दुश्मन देश हैं एक दूसरे के। नेहरू के दौर में भारत ने सीखा कि दोनों देशों के साथ समान दूरी बनाए रखो। उसे गुटनिरपेक्ष नीति कही गई, क्योंकि तब ये हालात थे कि अगर कोई देश रूस के साथ दोस्ती करता था तो बैठे बिठाए अमेरिका का दुश्मन बन जाता था, और कोई अमेरिका से करार करता तो रूस से उसकी दुश्मनी हो जाती थी। लेकिन मोदी ने नेहरू की फिलॉसफी को बदला। मोदी ने कहा कि दोनों देशों से समान नजदीकी का सिद्धांत अपनाओ, दोनों महाशक्तियों के साथ दोस्ती करो। और ये मोदी का ही पावर है कि दोनों देश आज भारत के दोस्त हैं। रूस और अमेरिका को मोदी जिस पावर गेम में जैसे उन्होंने साधा है, वो दिखाता है कि भारत की ताकत दुनिया के पटल पे, दुनिया के नक्शे पे बढ़ी है। संतुलित कूटनीति के जरिए कैसे हमने दोनों देशों को साधा, ये हमने कई मौकों पे देखा है। रक्षा के मामले में आपने देखा कि अमेरिका के साथ हम एक तरफ क्वाड का हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि कैसे हम रूस से एंटी मिसाइल और सिस्टम खरीद रहे हैं। उसी ढंग से एनर्जी सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान कैसे बड़ी मात्रा में वहां से फ्यूल की सप्लाई बढ़ाई, बल्कि वहां से आयात बढ़ाया। और उसी समय भारत ने अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर और सोलर के क्षेत्र में भी बहुत सारे करार किए। ये बहुत सारे अलग अलग मंचों पे भारत ने दिखाया है कि भारत की ताकत किस तरीके से बढ़ी है, और दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उसको हल करने में भारत की भूमिका कैसे बड़ी हो सकती है। इसको मोदी ने बार बार इसको रेखांकित किया है। तो देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही है।